हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के टेस्ट की एमपीपीएससी के लिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए तानसेन पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? 2020 के लिए दिया गया पंडित सतीश व्यास को। पंडित सतीश व्यास को दिया गया 2020 के लिए तानसेन पुरस्कार। उसके बाद कुछ और 2019 के लिए किसको दिया गया? विद्याधर व्यास को। पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया। 2018 के लिए मंजू मेहता को और 2017 के लिए किसको? उल्लास पलास्कर को। तानसेन पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? तानसेन पुरस्कार दिया जाता है हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। ठीक है। तानसेन पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 1980 में हुई। पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख। और प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है? पंडित कृष्ण राव। अब थोड़ा तानसेन के बारे में। तानसेन 1506 में ग्वालियर के निकट बेहट नामक स्थान पर जन्म हुआ इनके गुरु कौन थे? मोहम्मद घोष। बचपन का नाम था इनके रामतनु पांडे या तन्ना मिश्रा भी इनको बोला जाता था। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में इनकी गिनती थी। इनके प्रमुख राग क्या क्या थे? इनके प्रमुख राग थे राग भैरवी, राग दरबारी, मियाँ का राग, मियाँ की मलार, राग दीपक। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। इनके गुरु कौन है? हजरत मोहम्मद गौस के बराबर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये तानसेन सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके प्रदान की गई हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ जो ली हैं वो हमने कहाँ से ली हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ ली हैं 1935 में किसको दी गई थी? ये वायसराय को। ये हमने ली कहाँ है? 1935 के अधिनियम से। ठीक है। तो 1935 के अधिनियम से लिए हैं। और उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियों संसद में नहीं थे। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 248 में। ठीक है। वे विषय जिनका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की तीनों सूचियों संघ राज्य समवर्ती में नहीं है, उन पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? को ही अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बैंकों में एटीएम एक उदाहरण है। काय का उदाहरण है बैंकों में जो एटीएम है वो उदाहरण तो हमारा वैन का। वैन बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर होता है। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, एक छोटा या एक कमरे तक जो सीमित होता है। मैन उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीच में जो टेलीफोन लाइन। ठीक है। उसके बाद आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरे विश्व में फैला होगा। इंटरनेट, बैंकिंग, एटीएम सिस्टम ये सब इसी के अंदर आते हैं। और पैन होता है तुम्हारा पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि तुम्हारे 10 मीटर से 100 मीटर की रेंज में आता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 1909 में जो नासिक में जिला न्यायाधीश जैक्सन की किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो जैक्सन की गोली मारकर हत्या की थी अनंत कान हरे ने। किसने? अनंत कान हरे ने की थी। नासिक षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1909 में हुआ था। 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को किसने? अनंत लक्ष्मण कांडे ने गोली मार दी। और 1911 में जैक्सन हत्याकांड में अनंत लक्ष्मण कांडे, कृष्णी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे को फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर को लंदन में गिरफ्तार करके कहाँ पे लाया गया? नासिक लाया गया। ठीक है। आजीवन कारावास की सजा हुई। नासिक षड्यंत्र के बाद महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और फिर वहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ पे स्थापित हो जाता है? अपना कलकत्ता। उसके बाद आते हैं, निम्न में कौन सा महाद्वीप मग्न तट तथा गहरे सागरी मैदान के मध्य स्थित है? देखो, महाद्वीपी मग्न तट और गहरे महासागरी मैदान। महाद्वीपी मग्न तट क्या होते हैं? जैसे ये तुम्हारा प्रशांत महासागर है। ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। जो इसके बीच में एक पूरा ऐशनुमा जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीपी मग्न तट बोलते हैं या गहरे सागरी मैदान के मध्य स्थित। तो ये कहाँ है? इसको बोलते हैं महाद्वीपी मग्न ढाल। ठीक है। महाद्वीपी मग्न ढाल इसको बोला जाता है। इसमें महाद्वीपी मग्न तट तथा गहरे सागरी मैदान के मध्य क्या आती है? महाद्वीपी मग्न ढाल आती है। महाद्वीपी नितल तथा अर्ध स्थल को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? महाद्वीपी मग्न तट। ठीक है। उसके बाद महाद्वीपी मग्न ढाल,
मगन तट ये हो गए जो कि समुद्र में डूबा है। फिर ढाल, ठीक है। उसके बाद आते हैं गहरे समुद्री मैदान, फिर उसके बाद आते हैं महासागरीय गर्त, ठीक है। तो क्या है महाद्वीपीय मगन तट? महाद्वीप एवं महासागर के मिलन क्षेत्र में, महाद्वीप और महासागर जहाँ मिलते हैं वहाँ पर महाद्वीप का क्या होता है, जो महासागर की ओर बढ़ा हुआ जलमग्न भाग होता है उसे महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं या महाद्वीपीय शेल्फ कहलाते हैं। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन गोल्फ विश्व में सबसे अधिक चौड़ाई वाला 1500 किलोमीटर शेल्फ है। यहाँ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीपीय शेल्फ एवं गहरे समुद्री मैदान के मध्य के अत्यंत तीव्र ढाल वाले महासागरीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। गहरे समुद्री मैदान क्या होते हैं? महासागरीय नितल के लगभग 75.9% भाग पर विस्तृत गहरे समुद्री मैदान समतल प्रकृति के होते हैं। महासागरीय गर्त क्या होता है? महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे अधिक गहराई वाले हिस्से होते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर में स्थित जैसे मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, कितनी सबसे विश्व का सबसे गहरा स्थान है। इसकी गहराई कितनी? 11,033 मीटर है। उसके बाद आते हैं प्रसिद्ध आक्रमणकारी तैमूर लंग ने किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। उस टाइम कौन था शासक? वहाँ का नसीरुद्दीन महमूद था। तैमूर कौन था? तैमूर तुर्कों की वल्लास नस्ल का आक्रमणकारी था, ठीक है। संस्थापक तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। और सबसे अधिक साल मतलब समय तक किसने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया था? तो वो तुगलक वंश ने किया था। उसके बाद आते हैं बुली। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? बुली शब्द हमारा है हॉकी से संबंधित। किससे? हॉकी से संबंधित। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 7 जनवरी 1924 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा, स्विट्जरलैंड। उसके बाद आते हैं स्विट्जरलैंड में कोई उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? देखो, उत्तर वैदिक काल स्वभाव समिति का महत्व घट गया। वैदिक काल में स्वभाव समिति का महत्व था, उत्तर वैदिक काल में राजा की प्रमुखता होने लगी थी, तो ये भी सही है। ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दिया जाता था, ये भी सही है। यज्ञ बलि और पुरोहितों की महत्ता बढ़ गई। हाँ, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड और पुरोहितों की महत्ता बढ़ गई, ठीक है। तो ये सब सही है। और ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आए? तो देखो, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित तो ना होकर काय पर व्यवस्था हो गई थी? जन्म पर आधारित। इस समय जो गोत्र व्यवस्था थी वो प्रचलन में आई, ठीक है। सभा एवं सहमति का महत्व घट गया, उसके स्थान पर किसका महत्व तथा विहित संस्था समाप्त हो गई। राजा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में क्या आई? गिरावट आई। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आविष्कार किसने किया था? हेनरिक रूजवेल्ट हर्न, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज की। रेडियो की खोज किसने की? मार्कोनी ने। एक्सरे किरण की खोज किसने की? रोंटगन ने। गामा किरण की खोज किसने की? बैकुरल ने। और माइक्रोवेव किसने बनाया? हेनरिक हर्ट्ज ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आमुक्त मादल्य किस शासन की रचना थी? आमुक्त मादल्य किसने रचना थी? कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय कहाँ के शासक थे? विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के, ठीक है। कृष्णदेव राय महान शासक के साथ साथ क्या था? विद्वान था। वह विद्वानों का संरक्षण करने वाला था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त मादल्य नामक किसकी पुस्तक की रचना की, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह ही काय पर आधारित थी? राज व्यवस्था पर आधारित थी। कृष्णदेव राय की अन्य रचनाएं कौन कौन सी थी? जैसे जामवती, कल्याणम व उपापर्षदम। तुलुप वंश के संस्थापक कौन है? वीर नरहरि शिव। महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय। राजधानी क्या थी इनकी? विजयनगर थी। कृष्णदेव राय का काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग बोला जाता है। उनके दरबार में कौन थे? 8 विद्वान थे, इन्हें क्या बोला जाता था? अष्टदिग्गज। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये नई दिल्ली में। किसने? नरेंद्र मोदी ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में रेलो गीत किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है? मध्य प्रदेश में जो रेलो गीत है वो तुम्हारा मेनली गाया जाता है भील और कोरकू जनजाति द्वारा। रेलो ये मध्य प्रदेश में भील और कोरकू जनजाति युवक युवतियों द्वारा गाया जाता है। उसके बाद आते हैं
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला है 2020 का? पॉल आर मिलीग्राम, रॉबर्ट सी विल्सन। इसको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे याद रख लो, देखो मिलीग्राम का ऐसे मतलब ग्राम तौल, जब हम किसी अर्थशास्त्र की बात करते हैं तभी आता है। रॉबर्ट वी विल्सन, विल्सन रॉबर्ट वी विल्सन, विल्सन किसी वस्तु का नाम समझ लो, ठीक है। तो ये भी अर्थशास्त्र से जुड़ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किस किस को पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल तुम्हारा पृथक करता है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से। इसके विपरीत 9 डिग्री चैनल किसको? मिनिकॉय को लक्षद्वीप पे, ठीक है। और 8 डिग्री चैनल तुम्हारा मिनिकॉय को मालदीव से। देखो 10 डिग्री ये तुम्हारे अंडमान है, ये इंडिया है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लिटिल अंडमान है, ये का अंडमान। यहाँ तुम्हारा कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल कहाँ है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से करता है। 8 डिग्री चैनल किसको? मालदीव को मिनिकॉय से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह तिथि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस है? तो 29 जून को क्या होता है? पीसी महालनोबिस का बर्थडे है, जो महान अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो इनके ही जन्मदिन को काय के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को, ठीक है। ये द्वितीय पंचवर्षीय का जो मॉडल था वो काय पर डिपेंड था? महालनोबिस मॉडल पर। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित नहरों और जलीय मार्गों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कील नहर, कील नहर किस किस के बीच में है? ये इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर। शू नहर सुपीरियर व ह्यूरॉन झील। पनामा नहर अटलांटिक व प्रशांत महासागर। सुएज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर। देखो कील नहर किस किस को जोड़ती है? ये उत्तरी सागर को जोड़ती है, किससे? बाल्टिक सागर से। शू नहर कहाँ किस किस को जोड़ती है? सुपीरियर झील को जोड़ती है, किससे? ह्यूरॉन झील से। पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा जोड़ती है अटलांटिक महासागर को, किससे? प्रशांत महासागर से। और सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर व लाल सागर को। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर को सही क्रम को चुनिए। देखो खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर पहले सबसे पहले कौन आएगा? स्वयंपोषी। फिर उसके बाद कौन आता है? जो स्वयं से भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, घास, ये सूर्य के प्रकाश से भोजन। उसके बाद आते हैं शाकाहारी, ये किस पर डिपेंड होते हैं? स्वयंपोषी पे। उसके बाद मांसाहारी, जो शाकाहारी पर डिपेंड होते हैं। उसके बाद सर्वाहारी, जो मांसाहारी पर डिपेंड होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? इन सबको विघटित करते हैं, तो वो आते हैं अपघटक श्रेणी में। तो वही सब इसमें दिया है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे स्वपोषी में क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो ऊर्जा बदलते हैं वो आते हैं स्वपोषी में। शाकाहारी में कौन से आते हैं? कीड़े मकोड़े, पक्षी, पतंग, जुगाली करने वाले जंतु। अब मांसाहारी में कौन सा आता है? शाखा जंतुओं का भक्षण करते हैं, जैसे मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, बाघ। सर्वाहारी में सुअर, भालू और मनुष्य। और अपघटक में जैसे जीवाणु और कवक। अपघटक में तुम्हारा चींटी भी आती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ये मंडीदीप, ठीक है, जो कहाँ है? रायसेन में। किसके सहयोग से किया गया? ये जापान के सहयोग से किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल में सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण मिले? सती प्रथा का हमें प्रमाण कहाँ मिल रहा है? एरण, एरण अभिलेख। ये कहाँ है? ये कब का है? सागर में, ठीक है। और अभिलेख गुप्त शासक भानुगुप्त के एक सेनापति से संबंधित है, ठीक है, जिसका नाम था गोपाल। उसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई थी, तो ये सागर में। उसके बाद आते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये विश्वव्यापी मानव अधिकारों के लिए आंदोलन चलाते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। किसने की थी? बैरिस्टर पीटर बेंसन ने, ठीक है। विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारियों के विरोध में द फॉरगेटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है लंदन में। अगला क्वेश्चन हमारा,
12 दिसंबर 2020 को कृषि मंत्रालय द्वारा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का 100% जैविक प्रदेश घोषित हुआ है? तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन? लक्षद्वीप है। ठीक है, उसके बाद आते हैं समता मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो बादल होते हैं ना मौसमी घटनाएं होती हैं, तो मतलब एक स्थिर वायुमंडल है यहाँ का, तो वो वायुयान उड़ाने में आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं विजयनगर का महान शासक कृष्णदेवराय किसके वंशज थे? देखो, कृष्णदेवराय किससे थे? तुलुप से थे। 4 वंश हुए, कौन? संगम, सुलभ, तुलुप और अरावुडु। तो तुलुप वंश से कौन थे? कृष्णदेव राय। उसके बाद आते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाइयों को पदानुक्रम में लगाइए। दिल्ली सल्तनत में कौन हुआ? सूबा, सिख, परगना, गांव। गांव सबसे छोटी थी। उसके बाद क्या था? परगना, सिख और सूबा। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसका नियमित प्रकाशन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालती? IMF। ठीक है, उसके बाद आते हैं अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे माना जाता है? देखो, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? ये हमारी मध्य हिमालय या लघु हिमालय रेंज में आती है। कौन सी? कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी। और जो मसूरी, नैनीताल और रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल हैं वो काय में आते हैं? लघु हिमालय श्रृंखला में आते हैं। किसी देश का भुगतान संतुलन व्यवस्थित अभिलेख है। देखो, भुगतान संतुलन क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन में किसी खास समय अवधि में, खासकर एक वर्ष में, एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तुओं और सेवाओं और संपत्तियों का जो आयात निर्यात का विवरण होता है उसको बोलते हैं भुगतान संतुलन। 2 मुख्य खाते होते हैं, एक तो करंट अकाउंट होता है और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? कभी किसी देश के प्रति पॉजिटिव होता है, किसी देश के प्रति नेगेटिव होता है। जैसे हमारा चाइना के साथ व्यापार भुगतान संतुलन कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि हम उससे आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ था? पहला विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में, जो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। इसकी अध्यक्षता किसने की? सैयद हसन इनाम ने। यह अधिवेशन काय पे था? जो रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया था तथा इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग भी रखी गई थी। उसके बाद आते हैं सुप्रसिद्ध चित्र ठनी बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? ये है किशनगढ़ शैली पर, किशनगढ़ चित्र पर। इसकी रचना निहाल चंद ने की थी। इसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी किशनगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार महाराजा सावन सिंह के भक्त नारी और कवित्री थी। बनी ठनी राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ है सजी धजी होना। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रसिद्ध रानी कमलापति की प्रतिमा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये भोपाल में की गई है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेंट्री हॉकी में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12। ठीक है, आइस हॉकी में 19 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और बैडी हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं और सेंट्री हॉकी में, ये हॉकी जैसा खेल है बट इसमें क्या होता है? इसमें जो छड़ी होती है वो काफ़ी पतली होती है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त डॉक्टर C चंद्रमौली है। बिल्कुल सही बात है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये भी सही बात है। भारत का लिंगानुपात 2011 के पिछले वर्ष 2011 की तुलना में 13 अधिक है। ये गलत है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता में 16.25% का अंतर है। देखो, सब सही है, बस गलत कौन सा है? ये 2001 में कितना था लिंगानुपात? 933 था और वर्तमान में कितना है? 943। तो 10 का अंतर है। ठीक है, और साक्षरता, पुरुष साक्षरता कितनी? ओवरऑल साक्षरता भारत की कितनी? 72.90, जिसमें पुरुष साक्षरता है 18.89 और महिला साक्षरता है जो है 64.64। ठीक है, तो कितना अंतर हो गया? 24.25 का।
उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की तमसा नदी या टोंस कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारी कैमूर पहाड़ियों से। कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ियों और रीवा पठार से तमसा नामक जलाशय से निकलती है और उत्तर प्रदेश में काय में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। टोंस नदी को पुराणों में क्या बोला जाता है? तमसा और टंगसा नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन कालिदास ने काय में किया है? मेघदूत में। केशवदास ने अपनी रसिक प्रिया में किया और बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी में किया है। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? नीरजा भनोट। ठीक है। अब अशोक चक्र के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में हुई। आरंभ में यह 3 श्रेणियों में था, परंतु 1967 में अशोक चक्र कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के रूप में परिवर्तित कर दिया और यह राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। पहला अशोक चक्र किसको मिला? नर बहादुर थापा को दिया गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ है? बालाघाट में। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? बालाघाट में। और मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। और मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में। और मध्य प्रदेश में जो कपास अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? खरगोन में। उसके बाद आते हैं विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी। बाडा का मुख्यालय कहाँ है? बाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये काय के लिए है? जो खेलों में मतलब नशीले पदार्थ का सेवन ना हो उन्हें रोकने के लिए। ठीक है। इसका पहले मुख्यालय कहाँ था? लोसानवे में। ठीक है। अब जो कहाँ वर्तमान में कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। प्लवमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मेलकिटॉक ने। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन क्या होता है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मेलकिटॉक ने। उन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समर्थ थे। ठीक है। तो इसका उन्होंने क्या नाम दिया? जंपिंग जीन इसका नाम दी थी। उसके बाद चलते हैं निम्न कौन युग्म से? हरित प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान ये तुम्हारे शहनाई बजाते हैं। ठीक है। अल्लाह रकान खान ये तुम्हारे क्या बजाते हैं? ये तुम्हारे तबला बनाते हैं। और जाकिर हुसैन तो पता ही है तबला बजाते हैं। उसके बाद आते हैं इथनोग्राफी का संबंध कैसे? इथनोग्राफी क्या होता है? ये होता है किसी विशिष्ट संस्कृति के जब अध्ययन किया जाता था उसको इथनोग्राफी कहते हैं। जीवन के नियमों का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? बायोनॉमी। नैतिक आचार एवं कर्तव्यों को जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं एथिक्स। और गणित और सांख्यिकी तकनीक द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? बायोमेट्री। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? एसोचैम के नए अध्यक्ष बने तुम्हारे कौन? विनीत अग्रवाल। एसोचैम का नाम की स्थापना कब हुई? 1920 में। नई दिल्ली इनका हेडक्वार्टर है। पूरा नाम है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कुंभ मेले का प्रारंभ किस राजा ने करवाया? तो ये तुम्हारे हर्षवर्धन ने करवाया। ठीक है। ये 4 जगह लगता है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में। ठीक है। अभी कहाँ चल रहा है कुंभ मेला? अपना हरिद्वार में चल रहा है। प्रत्येक 12 वर्ष में एक जगह लगता है। और उसके बाद चलते मध्य प्रदेश का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? जबलपुर से। ठीक है। मध्य प्रदेश का मानक समय 82:30 इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से निकला है। ठीक है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कितनी है? मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? 21:06 से लेकर 26:30 और 74:09 से लेकर 82:48 तक है। चोल प्रशासन में निम्न श्रेणी के अधिकारी को क्या कहा जाता था? चोल प्रशासन में जो निम्न श्रेणी उसको बोलते थे शेरू नंदनम। चोल प्रशासन का एक विस्तृत तथा जटिल नौकरशाही से संचालित था। उच्च श्रेणी के अधिकारियों को क्या बोला जाता था? पेरू नंदनम। तथा निम्न श्रेणी के अधिकारी को क्या बोला जाता? शेरू नंदनम कहा जाता। प्रशासन की श्रेणियों की सुविधाओं के लिए विशाल चोल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को क्या बोला जाता था? मंडलम कहा जाता था, जिसके प्रमुख पदों के राज परिवार के लोग थे। तो जो सबसे साम्राज्य, एक तो सबसे बड़ा साम्राज्य हो गया, फिर उसको क्या में डिवाइड किया गया? मंडलम, जो प्रांत थे। प्रांतों को क्या, मंडलम को क्या, कोट्टम में या बलनाडु, जिसमें कमिश्नरी होती थी। ठीक है। और फिर जिला नाडु बोलते थे। गांव को कुर्रम कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, लॉबी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो लॉबी हमारी कबड्डी से। ठीक है। 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, जिसके मध्य 5 मिनट का ब्रेक होता है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है?
संगमरमर रूपांतरित है, ठीक है। क्वार्ट्जाइट्स रूपांतरित है, शिस्ट तुम्हारा रूपांतरित है। लेकिन जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर है वो तुम्हारा अपसादी है, ठीक है। एजिटोबैक्टर होता है। एजिटोबैक्टर क्या होता है? एक जली पौधा होता है। यह एक गोलाकार बैक्टीरिया का जीन है जो मोटी दीवारों वाले सिस्ट का निर्माण करता है। यह प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन उपबंध कहाँ से ग्रहण किए हैं? तो ये आपातकालीन उपबंध हमने लिए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। संविधान के भाग 18 में वर्णित आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम काय से 1935 से लिए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में लिए गए अन्य उपबंध क्या है? संघीय व्यवस्था हमने वहीं से ली है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है, ठीक है, वो भी हमने वहीं से लिया है। न्यायपालिका ली है, लोक सेवा आयोग लिया है, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ वहीं से ली हैं। भाग 18 में वर्णित आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान हमने कहाँ से लिया? जर्मनी के वायमर संविधान से, ठीक है। निम्नलिखित किस प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त से संबंधित हैं? गरुड़, परशु प्रकार, वीणा वादन, ये सारी मुद्राएं थी, ठीक है। कौन कौन सी? गरुड़, धनुधारी, परशु मुद्रा, अश्व मुद्रा, व्याघ्र हनन मुद्रा और वीणा वादन मुद्रा। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिनेदिन जिदान किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो ये फ्रांस के थे, ठीक है। तो अभी 50 सीरीज हमारी अगली वीडियो में आएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।